नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि विश्व प्रेस आजादी दिवस हर साल 3 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस दिन दुनिया को ये बताने की कोशिश की जाती है कि प्रेस की स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। भारत के साथ ही दुनिया भर में मीडिया की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए ही हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि सत्ता में बैठे लोगों को यह एहसास कराया जा सके कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन ना हो सके। पहले जिस कलम से क्रांति लाने का काम होता था, सोई हुई सरकारों को जगाने का काम होता था, आज के डिजिटल युग में जहां मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं इंटरनेट के मायाजाल और इसी के साथ ही डिजिटल मीडिया के दौर में प्रेस की विश्वसनीयता भी कम हो रही है। यानी कि दुनिया में कलम की आजादी खतरे में है। इसीलिए आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है कि मीडिया पर सवाल उठते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसकी शुरुआत कब से हुई, किसने इसकी शुरुआत की, इसको लेकर कुछ जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। देखिए, 1991 में दक्षिण अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आजादी के लिए मुहिम छेड़ी। उन्होंने 3 मई को प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों से संबंधित एक बयान जारी किया, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक के नाम से जाना जाता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का आयोजन हुआ और तब से हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे दिन मनाया जाता है। अब देखिए, क्यों मनाया जाता है इस दिन को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को क्यों मनाया जाता है, इसकी भी जानकारी देखिए। प्रेस की आजादी को सुनिश्चित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। कई देश मीडिया और पत्रकारों पर अत्याचार करते हैं। प्रेस और जर्नलिस्ट अगर सरकार की मर्जी से नहीं चलते तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। मीडिया संगठनों पर कई तरह का दबाव बनाया जाता है। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जाती है। संपादकों और पत्रकारों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि मीडिया की, पत्रकारिता की अभी वर्तमान स्थिति किस तरह की है, पहले से अब तक कितनी बेहतर हुई है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या सुधार लाने की जरूरत है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। के विक्रम राव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही प्रमोद गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सर, आप दोनों का ही सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। सर, सबसे पहला सवाल के विक्रम राम जी, मेरा सर आपसे ही है कि अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो वर्तमान स्थिति आप किस तरह की देख रहे हैं? स्वाति, अगर तुलनात्मक ढंग से देखें तो जो हम लोगों पे गुजरी है आपातकाल में, इमरजेंसी में, सही मायने में हम लोगों की जो आज़ादी प्रेस की थी वो 22 मार्च 1977 है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुनाव हारी थी और फिर प्रेस आज़ाद हुआ था, सेंसरशिप वापस लिया गया था। उसके पहले आप तो बहुत छोटी रही होंगी, लेकिन आपके सीनियर साथियों को जानते हैं किस प्रकार टीवी और अखबारों पर एक रेडियो का क्लर्क, दूरदर्शन का क्लर्क तय करता था कि आप क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। ये हालत थी। तो 22 मार्च 1977 को जब खत्म हुआ, लालकृष्ण आडवाणी नए सूचना मंत्री ने खत्म किया सेंसरशिप को, हम लोग आज़ाद हुए थे। लेकिन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्री करके पेरिस में है, उसके आग्रह के अनुसार हम लोग नवंबर को मनाते हैं ये हर साल, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी तब भी स्वीकार करता है, उसी स्वीकार किया है उस प्रेस फ्रीडम डे को। लेकिन चूँकि ये विंडहोक डे का चला आ रहा है और देशों से, इसको भी मनाते हैं, दोनों हैं, क्योंकि ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि
प्रेस पे हमला हमेशा होता है। जी। यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आपके मार्फत आपके श्रोताओं से, स्वाति, आपने कहा कलम की गिरती ताकत। कलम की ताकत क्या थी मैं बताऊँ आपको। आज़ादी के पहले छोटा सी लंदन टाइम्स अखबार मशहूर है दुनिया का। लंदन टाइम्स में खबर छपी, गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहाँ एक बुढ़िया जो पाठिका थी, उसने कहा ये क्यों अरेस्ट किया भाई हमारी सरकार ने भारत में, ये गांधी कौन है? तो उस एडिटर ने कहा वो आज़ादी चाहता है इसीलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। तो उसने कहा अरे वो लंदन टाइम्स में संपादक के नाम एक पत्र लिख दे, उसको आज़ादी मिल जाएगी। तो ये स्वाति एक ज़माने में ताकत थी कि लंदन टाइम्स से आप संपादक का पत्र लिखे तो आपकी मांग पूरी हो जाती थी। ये हालत थी एक ज़माने में कलम की ताकत की। आज देखिए, आज बड़े बाबू हो गए, छोटे बाबू हो गए, कलमकार रहे नहीं, सरकार के इतना दबाव पड़ा है, ये हालत हो गई है। बिल्कुल ठीक है विक्रम राव जी, लौटूंगी आपके पास। प्रमोद गोस्वामी जी, देखिए ये शायद हर कोई जानता है कि आज़ादी अंग्रेज़ों से हमें कैसे मिली, किसने दिलाई, कौन कौन इसमें उनका योगदान रहा, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेस की इसमें कितनी भूमिका रही देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं सर, आपसे भी सबसे पहले सवाल यही होगा मेरा कि आप इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं? पत्रकारिता में कितना चेंज हुआ है, कितना बदलाव हुआ है? स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं कि वाकई में स्वतंत्र है हम लोग? स्वाति जी, अभी हमारे अग्रज आदरणीय राव साहब ने पत्रकारों की स्थिति पर आपको जो बताया कि 77 में किस ढंग से पत्रकारों का दमन किया गया, उनकी लेखनी पर ताले लगा दिए गए किस ढंग से। और 77 में स्वाति जी आपको मैं बता दूं कि 77 में राव साहब को भी उससे पहले 77 से पहले जब आपातकाल था तो राव साहब को भी जेल जाना पड़ा था डायनामाइट कांड में। तो राव साहब हमारे जुझारू पत्रकारों में हैं और श्रमजीवी पत्रकारों से उनकी समस्याओं को हमेशा प्रखरता से उठाते भी रहे हैं और हमारे तो वरिष्ठ हैं ही। तो स्वाति जी देखिए, जो आपने कहा कि पत्रकारों की अब दशा और दिशा, अब मुझे लगता है कि जो आज़ादी की बात कही तो आज़ादी में ये सर्वविदित है और सभी लोग जानते हैं। हाँ, नई पीढ़ी के लिए ये बात हो सकती है कि उसको जानकारी कम हो कि पत्रकारों की क्या अहम भूमिका रही है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी, आज अखबार, ये ऐसे बहुत से पत्रकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, कवि रहे हैं, जो साहित्य और इन सारी चीज़ों से जुड़े रहे हैं, जो समाज हालांकि संविधान में निश्चित रूप से 3 स्तंभों को मान्यता है, लेकिन ये भारत देश है। जो आपने भी ये बात कही, मैं ये बात से सहमत हूँ कि मीडिया को जो चौथा स्तंभ का भारत में दर्जा दिया गया है, ये संविधान प्रदत्त भले ही न हो, लेकिन समाज में उसका स्थान आज भी महत्वपूर्ण है और उसका स्थान चौथे स्तंभ के रूप में जो कहा गया है वो अपनी और विशेष रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देशों में मीडिया का अपना एक अहम रोल होता है। मैं समझता हूँ कि जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम मीडिया करता रहा है निश्चित रूप से। और जो भी खामियां रही हैं सरकार की तरफ से या सरकार की जो योजनाएं रही हों वो नीचे तक नहीं अगर पहुंच रही हैं तो उनको नौकरशाह उसमें घोटाले कर रहे हैं, सरकार की मंशा को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एकमात्र अगर कोई माध्यम है या एकमात्र कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें सरकार की आंखों को खोला जा सके या सरकार को ये बताया जा सके कि देखिए आप तो ये जन सरोकारों के काम को करना चाह रहे हैं, आपकी मंशा और नीयत में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है या जो आपके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन योजनाओं को नीचे तक नहीं पहुंचा रहे हैं या वहां तक उन योजनाओं को बीच में ही बंदरबाट हुआ जा रहा है। इसको कौन बताएगा? इसको बताने वाला अगर कोई स्वतंत्र संस्था है या स्वतंत्र रूप से या मुखर रूप से या ईमानदारी से कोई बात रख सकता है
तो वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया ही है। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि इधर पिछले कुछ वर्षों से निश्चित रूप से मीडिया का कैरेक्टर भी बदला है, सरकारों का भी कैरेक्टर बदला है, सरकार की सोच भी बदली है, मीडिया कर्मियों की भी हालत बदल गई है। अब वो जन सरोकारों के बजाय कि मीडिया का काम ये है कि जनता की जो दिक्कतें हैं उनको रखे, सरकार की जो नाकामियां हैं, सरकार की जो लापरवाहियां हैं उनको सबके सामने रखें। मतलब सीधा साफ है कि अगर जन सरोकारों की तक वो जन योजनाएं नहीं पहुंचे तो सरकार को अवगत कराएं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि सरकारें कान की कच्ची हो गई हैं। सरकारों को सिर्फ पहले मीडिया दिखाई देती थी, एक दौर वो भी मैंने देखा है, और राव साहब तो मेरे अग्रज हैं, उन्होंने तो मुझसे कहीं ज़्यादा चीज़ों को देखा है कि अगर अखबार में छोटी सी भी न्यूज़ कोई छप गई तो उसको न केवल उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार भी उस पर नज़र रखती थी। उसका एक तंत्र था, वो राज्य सरकारों को कहती थी कि ये मामला कैसे है, क्या इसको देखिए कितनी सच्चाई है, और उसकी जांच होती थी। उसका परिणाम ये होता था स्वाति जी कि नीचे के अधिकारी कोई भी भ्रष्टाचार करने में, कोई भी गड़बड़ी करने में संकोच करते थे। ऐसा नहीं है कि पहले गड़बड़ियां नहीं होती थी, लेकिन संकोच करते थे या उनको एक डर या भय बना रहता था। आज निरंकुश है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब अखबार का या समाचारों का कोई संज्ञान न सरकार संज्ञान लेगी, न ब्यूरोक्रेसी संज्ञान लेगी। और आज तो स्थिति ये हो गई है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे भी स्वाति 40 वर्ष करीब पत्रकारिता में हो गए हैं। ये किंचित बात भी मुझे संकोच नहीं कि अब पत्रकार अपनी जो धर्म है पत्रकारिता का उससे निभाने से विरत हो रहा है धीरे धीरे। ये एक लोकतंत्र में बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे ज़्यादा चिंताजनक बात लगती है, कि अब मीडिया दलीय आधार पर बट गया है कि ये कांग्रेस का मीडिया है, ये एक परसेप्शन बन गया है। ये नेताओं ने एक परसेप्शन बना लिया, और नेताओं ने परसेप्शन नहीं बना लिया, ये कहीं ना कहीं इसमें हम दोषी हैं। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब दलीय आधार पे ये सब कांग्रेसी मीडिया है, ये सपाई मीडिया है, ये भाजपाई मीडिया है, ये वामपंथी मीडिया है। ठीक है, ये हो सकता है कि वो वामपंथी विचारधारा का हो, वो भाजपा की विचारधारा का हो, उसमें कहीं 19-20 का एक आपको ये दिखाई दे जाए, बचाव या विरोध दिखाई दे जाए, ये एक स्वाभाविक सी भी बात है। लेकिन ऐसा नहीं, और पहले भी रहा है, पहले भी ये कहा जाता रहा कि ये मीडिया वामपंथी है। आज भी भाजपा के लोग ये बात कहते हैं कि वामपंथी मीडिया ने इस देश का बड़ा नुकसान किया है। कुछ चीज़ें रही हैं, ऐसा नहीं है, भाजपा के ये आरोप खाली निरर्थक नहीं है या बेवजह नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं दम है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि और दलों के या और विचारों के और उन लोगों की बातों को न रखा जाता हो या न रखा गया हो। लेकिन आज स्थितियाँ मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि काफ़ी बदली हुई हैं, और जो मीडिया है वो पूरी तरीके से दलीय आधार पर बटा हुआ नज़र आता है। एक बात, दूसरी एक चीज़ स्वाति और है, फिर मैं ये कहूँगा कि राव साहब इस पर ज़्यादा रोशनी या प्रकाश डालेंगे या ज़्यादा बेबाकी से बात कहेंगे। पहले संपादक हुआ करता था, अब संपादक नहीं है। पहले संपादक इस बात का ध्यान रखता था कि रिपोर्टर ने जो चीज़ें दी हैं वो कितनी ठीक है, कितनी गलत है, बर्तनी उसको ठीक करने के साथ साथ वो अखबार की गरिमा को बनाए रखने के साथ साथ इस बात का भी रखता था कि कहीं रिपोर्ट एक अंकुश चेक एंड बैलेंस का काम एडिटर किया करता था, कि कहीं कोई 22 ढोके तो कोई चीज़ नहीं जा रही है उसको रोकता था, या जो नहीं जा रहा है उसको दिलवाता था। लेकिन आज जो है वो संपादकों की नियुक्ति नहीं बल्कि लाइजनर्स की नियुक्ति हो रही है, कि वो सरकार और उस मीडिया हाउस के बीच में तालमेल कितना बेहतर बना सकता है, वो सबसे बढ़िया संपादक है, वो सबसे योग्य संपादक है, और सबसे वो प्रिय संपादक होता है। ये आज की स्थिति ये सामने परिलक्षित होकर आ गई है। पहले ये स्थितियां नहीं थी, बहुत बदलाव आया है, और मुझे लगता है कि अगर मीडिया ने अपनी इस दशा और दिशा को बदलने पर कोई काम नहीं किया या इस पर विचार नहीं किया
तो ये लोकतंत्र के लिए तो खतरा होगा ही होगा, मीडिया के अस्तित्व पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल प्रमोद गोस्वामी जी और विक्रम राव जी, जिस तरह से प्रमोद गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हम आए दिन डिबेट्स में सुनते हैं, देखते भी हैं कि कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये बोलकर पत्रकारों को चला जाता है कि अरे आप तो बीजेपी के एजेंट हैं, या फिर आप तो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, उनके लोग हैं, सपा के हैं। और ये बहुत आम अब हो चुका है और रोज़ाना हम आमतौर पर ये रोज़ाना सुन रहे हैं, चाहे हम डिबेट्स की बात करें, टीवी पर आए दिन ये चीज़ ये कॉमन हो चुकी है सर अब, कि हमारे पर सवाल खड़े कर दिया जाता है, पत्रकारिता पर सवाल खड़े किया जाता है, पत्रकारों पर कई तरह के सवाल दाग दिए जाते हैं। चाहे हम बात करें, क्योंकि देखिए देश आगे बढ़ रहा है, पत्रकारों के पास कई तरह की चीज़ें आ चुकी है, चाहे हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिजिटलाइजेशन सिर्फ मशीनों में भी, सिर्फ उन्हीं चीज़ों में हम कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि पत्रकार वहीं का वहीं है अभी, या फिर और भी पीछे हो चुका है? स्वाति, आपने एक मसला उठाया है, मैं प्रमोद भाई के विश्लेषण से सहमत हूँ, बड़ा प्रभावी है। मैं आपको इतना बता दूंगा, आज ये नौबत क्यों आई कि हम फ्रीडम डे मनाएं? क्यों, क्या जरूरत है पत्रकारों को? कानून के मुताबिक चल रहे, संविधान है, फिर भी नौबत क्यों आई? क्योंकि पाठकों का अधिकार है जानने का, हमारा कर्तव्य है बताने का, और ये दोनों कर्तव्य और अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे अलग अलग गिरोह और गुटे। सूचना विभाग जैसे राज्य सरकार का है, अखबार के मालिक है, राजनीतिक माफिया है, पुलिस वाले हैं, सरकारी तंत्र है, ऐसे तमाम लोग आ गए हैं जो असहिष्णु हो गए हैं और वो सच को दबाना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के मतलब हमें सच्चाई लिखने का अधिकार हो, और अगर हम गलत लिखते हैं, अनधिकार चेष्टा करते हैं हम पत्रकार लोग, तो हमें दंडित करने के तरीके हैं। आप कोर्ट जा सकते हैं, हमारे खिलाफ प्रेस काउंसिल में आप जा सकते हैं, सरकार में आप शिकायत कर सकते हैं, आईपीसी में कर सकते हैं, डिफेमेशन वगैरह है, लेकिन कम से कम हस्तक्षेप तो नहीं होना चाहिए हमारे अभिव्यक्ति भी। यहाँ मैं आपको बता दूँ, उदाहरण दूँ यूपी का। मैं तब यहाँ आज के 40 साल पहले की बात है, तब यह टाइम्स ऑफ इंडिया करेस्पॉन्डेंट होता था लखनऊ में। उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह को मैंने बड़े नज़दीक से देखा स्वाति, सुबह उठते ही वो 5-6 अखबार पढ़ते थे, खासकर हिंदी के अखबार और 1-2 हमारे अंग्रेजी के अखबार, और तत्काल पढ़ने के बाद वो फ़ोन मिलाते थे डीएम से, अरे भाई फलाना कॉलम फलाना अखबार में ये खबर छपी है, ये तुम्हारे ज़िले की है, ये गलत तुमने किया है, क्यों ऐसा हुआ, मुझे शाम तक रपट भेजो। तो ये जो एक सेंट्रल कंट्रोल मुख्यमंत्री का होता था, सारे उस वक्त 45-50 ज़िले थे, सब डरते थे डीएम लोग कि मुख्यमंत्री अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ के सूचना मिल रही है। तो मुझे बताया विश्वनाथ प्रताप जी कि आप लोग सही मायने में हमारे संवाददाता हैं ज़िलों में, हमें खबर देते हैं। आज ये बात ख़त्म होगी स्वाति, यूपी में अखबार को दबाने का प्रयास होता है, न कि जानकारी के स्रोत का। ये दुखद है। और यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ हम लोग चाहते हैं कि क्या सही या गलत है ये लिखने वाला भी योग्य हो। हाँ, पत्रकारों से शिकायत होती है, मैं खुद अपने साथियों से कहता हूँ, अरे भाई भाषा जानो, वर्तनी जानो, अध्ययन करो, लाइब्रेरी जाओ, विषय जानो क्या है। ये कोई साधारण पेशा नहीं है, जैसे डॉक्टरों का है, वकील का है, पत्रकारिता उसी तरह महत्वपूर्ण है, जानकार पेशा है। तुम अगर नहीं जानोगे कि फलाना राजनीति क्या है, फलाना वैज्ञानिक प्रभाव क्या हुआ, फलाना पुलिस केस क्या है, तुम क्या लिख पाओगे? अलग टप्पू लगा दोगे, अपने पाठकों को गुमराह करोगे। यह अक्षमता है, अयोग्यता है। इसीलिए हम चाहते हैं पत्रकारों के प्रशिक्षण शिविर भी बड़े अच्छे हो। जैसे आपके टीवी के ले लीजिए, आपके टीवी को कितना बड़ी चुनौती होती है, तात्कालिकता के दृष्टि से खबर की टीवी को तत्काल भेजना पड़ता है। कंपटीशन अब क्या है, बड़ी अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा की वजह से आप में जो प्रतिभा है वो निखर के आ जाती है। लेकिन यहाँ अगर कोई दबाने की कोशिश करे, अवरुद्ध करे, तो वो गलत बात है स्वाति। बिल्कुल। और प्रमोद गोस्वामी जी, देखिए बाहर के कई ऐसे देश हैं जो जिनकी तरफ से काफ़ी बेहतर काम किया जा रहा है। अगर हम पत्रकारिता की बात करें, वहाँ पर संगठन बनाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है पत्रकारिता को लेकर, प्रेस को लेकर, मीडिया को लेकर, उनको बताया जाता है। क्या ऐसा ज़रूरी
आप मानते हैं कि ऐसा भारत में भी होना चाहिए और ऐसे संगठन बनने चाहिए जो लोगों को जागरूक करे? और सवाल मेरा ये भी सर, क्योंकि देखिए विक्रम राम जी भी उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि पहले जो स्थिति थी, एक कलम जो पत्रकार की ताकत कहा जाता है कि उस कलम से ही वो तमाम चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकता है, सरकार और लोगों के बीच की कड़ी पत्रकार। और जब वो पत्रकार सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है तो उसे ही दबा दिया जाता है। कई हम ऐसे पहले केसेस देख चुके हैं जिसका जिक्र विक्रम राम जी ने भी किया। और अगर हम पत्रकारों की वर्तमान की स्थिति देखें तो देखिए, अगर हम सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर ही सवाल खड़े कर दिया जाता है, पत्रकारों के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिया जाता है। कई बार तो हम ये भी सुनते हैं, देखिए वो चैनल जो है वो बीजेपी का है, वो चैनल जो है वो कांग्रेस का है, वही चीज़ हम उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। स्वाति जी, जो आपने विदेशों के तर्ज पर कहा कि इस देश में ऐसे संगठनों को आगे आना चाहिए या ऐसे संगठन बनने चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी संगठन हैं जिसमें एक संगठन के मुखिया राव साहब खुद हैं और एक दूसरा संगठन है उसका मैं भी नेशनल का पदाधिकारी हूँ। तो ये दो संगठन तो जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जैसे IFWJ और NUJ-I कहते हैं, ये दो संगठन है, बाकी भी संगठन हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब से ये संगठन सारे मतलब बेबाकी से, मैं कहूँगा, मुझे इसमें संकोच बिल्कुल भी नहीं है कि अब ये संगठन अप्रासंगिक हो गए हैं। अब इन संगठनों का, जिसमें मैं हूँ और चाहे जिसमें राव साहब हैं, ये पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गए हैं। नाम हैं, ये बड़े संगठन है, इन दोनों संगठनों का बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रहा है, लेकिन अब ये अप्रासंगिक हो गए स्वाति, निश्चित रूप से। उसके कारण भी हैं। एक तो कारण ये है कि जब से ठेकेदारी प्रथा आई है उसमें आपके संगठन का निष्क्रिय हो जाना, ये भी मालिकों की सोची समझी एक साजिश का हिस्सा रहा और संगठनों का इसमें बहुत सक्रिय रूप से विरोध न होना भी एक कारण मैं मानता हूँ, जिसके कारण उस समय संगठनों ने उसका बहुत पुरजोर विरोध होना चाहिए था, जी जान से विरोध होना चाहिए था, सड़कों पर उतर के विरोध होना चाहिए था, हुआ था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विरोध नहीं हुआ, विरोध ये किया गया, लेकिन वो विरोध जो है वो बयानों के जरिए ज़्यादा रहा और सड़कों पर और सरकार से मुचैटा लेने के स्तर पर जो विरोध होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था, जिसका कारण है कि आज संगठन अप्रासंगिक हो गए हैं। हो सकता है कि राव साहब मेरी इस बात से सहमत न जताएं या उनको ये लगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपना मेरी एक निजी धारणा है कि अब ये संगठन अप्रासंगिक हो गए। दो चीज़ें मैं आपको खाली इसलिए अप्रासंगिक की बात में प्रमाण के साथ कहना चाहूँगा कि एक उरई में एक जिलाधिकारी थे, उन्होंने वहाँ उनकी पत्नी ने, ये बात 80 के दशक की है, उन्होंने वहाँ साड़ी खरीदी, उसका पेमेंट नहीं किया। वहाँ आज अखबार के संवाददाता थे दातरे साहब, दातरे ने उस खबर को छापा। जिलाधिकारी को बुरा लगा कि साहब मेरी अर्धांगिनी, मैं जिले का मालिक हूँ और वो अगर कहीं से खरीद लाए और वो पैसे न दे तो इसमें क्या गुनाह है। उसमें उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से लिखा। उसका परिणाम ये हुआ कि सारे संगठन, जितने भी संगठन थे, वो मतलब एक सप्ताह नहीं लगा, जिलाधिकारी को हटा दिया गया, जांच कायम कर दी गई और दातरे को जो उठा के बंद कर दिया गया था गलत तरीके से, उसको रिहा किया गया, ससम्मान रिहा किया गया। सरकार को रिग्रेट करना पड़ा, सरकार को अपरोक्ष रूप से एक प्रकार से माफ़ी मांगनी पड़ी। अभी आप चले जाइए, एक 15 महीने पर पहले चले जाइए बलिया में, जो पेपर लीक का मामला था, पेपर लीक के मामले में वहाँ पर अखबार वालों ने लिखा, लेकिन उसके बाद 3 पत्रकारों को वहाँ के प्रशासन ने, चूंकि वो प्रशासन की अक्षमता थी, उसने, अखबार वालों का दोष इतना था कि उन्होंने उसको वहाँ पर साया कर दिया कि इसमें ये लोग हैं। हो सकता है कि, जिसे मैं लेना चाहूंगी सर, आज के दिन के लिए मैं उन लोगों के लिए आपसे ये जानना चाहूंगी, उनको क्या आप राय देंगे जो लोग ये सोच रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं और जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद वो सोचते होंगे कि अरे पत्रकारों की तो खुद की शायद स्थिति ऐसी है, सच बोलना चाहते हैं लेकिन दबा दिया जाता है, संस्थानों से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, अगर हम भी पत्रकारिता में जाएंगे शायद तो सच बोलने
की कोशिश करेंगे तो हमें भी दबा दिया जाएगा। इसके लिए एक फाइनल कमेंट सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, मैं बताऊं आपको, इसमें बहुत साफ बात है स्वाति, ये भावना नहीं होनी चाहिए युवा पत्रकारों में खासकर। इसके माने कोई इंडियन एयरफोर्स से पायलट न बने क्योंकि वो जहाज एक्सीडेंट होता मर जाते, सेना में न जाए क्योंकि गोली मार दी जाएगी। अरे ये तर्क हुआ, ये कोई तरीका हुआ? गलत बात है। पत्रकारिता एक पेशा है, एक कर्तव्य है, हर एक को आना चाहिए, युवाओं को तो खास कर आना चाहिए। मैं आपको बताऊं एक और इसी तरह का, आखिर हम क्यों हम चाहते फ्रीडम ऑफ द डे, हम दबाव से मुक्त क्यों होना चाहते? हम चाहते हैं कि भारत के पाठकों को सही मायने में सही वक्त पर सही सूचना मिले, पाठकों का अधिकार है। हम तो चाहते हैं कि पाठकों के राष्ट्रीय स्तर पर एक संघ बने, संगठन बने और वो मांग करे कि ये खबर दबाई गई है, छुपाई गई है, सरकार के दबाव है, इसे न होना चाहिए। यहाँ मैं एक उदाहरण दूँ आपको, अब अपनी जेल के 1 मिनट लूँगा सिर्फ। मुझे डीजीपी थे गुजरात के पीएन राइटर साहब, बड़े मशहूर वो पढ़े लिखे पुलिस वाले थे। मुझसे उन्होंने कहा कि तुम जेल क्यों आए? अरे चुपचाप जो कहा सरकार ने लिख देते, रेडियो वाला जो कह रहा है वही सेंसर था, वही लिख देते, तुम्हें बहादुर बनने की जरूरत क्या थी? तो मैंने एक सवाल का सवाल पूछा, साहब आप जो अखबार पढ़ते हैं, उनका हाँ फलाना अखबार पढ़ता हूँ। मैंने कहा इमरजेंसी 25 जून के पहले कितना टाइम लेते थे? उन्होंने कहा कि हम करीब 20 मिनट लेते थे पढ़ने में पूरा 16 पेज का अखबार। हम का 25 जून के सेंसरशिप वाली बात कितना टाइम लेते हैं? उनका करीब 8-10 मिनट लेते हैं। उनका राइटर साहब, आप पाठक के नाते आपके 10 मिनट वापस लौटाने के लिए मैं जेल आया हूँ। आपको अधिकार है जानने का, पढ़ने का, आपका अधिकार छीना गया है। पत्रकार हम चाहते हैं रिस्टोर किया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रमोद गोस्वामी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।